प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1596 जायंट ब्लेड। हाँ, संजुया कुछ अच्छे भाइयों के साथ हंसी मजाक में मस्त था। एक पैर कुर्सी पर रखा हुआ था और एक हाथ में बड़ी सी हरी बोतल थी। जब मैं शेंगजिंग गया था ना, उस मिशन की हालत देखनी चाहिए थी। वो कहता है, वो गाय जिनके साथ मिशन था, वो तो सीधे अबिस के नीचे घुस गए थे उन सेंटिपीड से लड़ने। बाप रे, एक एक सेंटिपीड 7-8 किलोमीटर लंबा था। ईस्ट से वेस्ट तक हमारी फॉन्शन स्ट्रीट को 5-6 बार पार कर ले। तब सबके होश उड़ गए थे, लेकिन तभी मैंने कदम रखा। हसीन ने अपने सीने पर हाथ पटका और सामने इशारा करते हुए बोला। मैंने कहा, क्या डरना, कीड़े ही तो है। मैंने तो 2 डिश फ्राई कर ली उनके साथ, और फिर क्या, उन्हें मिनटों में निपटा दिया। क्लिक क्लिक। बगल में बैठे कई पुराने दोस्तों ने तालियां बजाईं। ब्रदर सीन, तुम तो कमाल हो यार। असल में ताकत हो या ना हो, असली बात तो फील्ड में दिखती है। हाँ, शैनजुओ बहुत प्राउड फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मॉडस्ट दिखने की एक्टिंग करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, इतना सीरियस लेने वाली बात नहीं थी। तभी उसके बगल में रखा कम्युनिकेशन डिवाइस बज उठा। हाँ, शैनजुओ ने स्क्रीन देखी। कॉलर था जी चंग है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर। उसने भौहें चढ़ाई। ये ओल्ड जी भी ना बिल्कुल टाइम का ख्याल नहीं रखता। मैं यहां आराम से ड्रिंक कर रहा हूं और ये कॉल कर रहा है। उसने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहा, भाई लोग, तुम लोग ड्रिंक करो, मैं जरा इससे निपट कर आता हूं। हाँ, शैनजुओ अगले रूम में चला गया। बचे हुए दोस्तों ने थम्स अप करते हुए कहा, ब्रदर सीन इज ऑसम। सुप्रीम कमांडर भी इनके मूड का वेट करता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन आज जहां है, वो ब्रदर सीन की ही बदौलत है। रूम में जाते ही हाँ, शैनजुओ का चेहरा एकदम बदल गया। जनरल जी, क्या बात करनी है? जी चंगहे का टोन बहुत सीरियस था। कर्नल, ईस्ट चाइना सी में कुछ बड़ा हुआ है। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के क्रीचर्स वहां ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। हमें अलर्ट रहना होगा। हाँ, शैनजुओ ने सर खुजाया। ईस्ट चाइना सी में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें? हम तो दूर बैठे हैं, जी चंगहे ने कामली जवाब दिया। हुआशु कंट्री के 5 रीजन एक साथ उठते और गिरते हैं। आज ईस्ट चाइना सी है, कल हमारा नंबर भी आ सकता है। हाँ, शैनजुओ मुस्कराया। अरे वो तो देखा जाएगा। अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं जाकर हेल्प करूं? लेकिन तभी उसे लगा कि रूम की ब्राइटनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। आधी रात का समय था। सिंपल लाइटिंग, लेकिन लाइट इतनी ज्यादा हो गई कि दिन से भी ब्राइट लगने लगी। हाँ, शैनजुओ ने इंस्टिंक्टिवली खिड़की की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उत्तर पूर्व के जंगल में कोई सन उगाया हो। उसने वो लाइट देखी और करीब 2 सेकंड बाद उसके कानों में अर्थक्वेक जैसा रोर गूंजा। बूम बूम। जमीन हिलने लगी, कमरे की हर चीज कांपने लगी। दीवार से लगा शेल्फ गिर पड़ा, वास और किताबें जमीन पर बिखर गई। हाँ, शैनजुओ का कैजुअल एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसकी आंखें अब सीरियस थी। जनरल जी, लगता है मुसीबत सच में आ गई है। ईस्ट चाइना सी से नॉर्थ की तरफ बढ़ती तीसरी डब्ल्यूग्यू एलियन आर्मी अब फंक्शन सिटी पहुंच चुकी थी। हाँ, शैनजुओ भले ही रोजमर्रा में केयरफ्री रहता हो, लेकिन युद्ध आते ही उसकी अलर्टनेस कमाल की थी। उसने जल्दी से कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना और उसके ड्रिंकिंग बडीज भी तैयार थे। ये सभी नॉर्थ ईस्ट रीजन की टाइगर आर्मी के एलीट सोल्जर्स थे। अब उनके चेहरों पर नशे की जगह सिर्फ डिटर्मिनेशन था। हाँ, शैनजुओ ने गेट की तरफ तेज कदमों से बढ़ते हुए कहा, चलो उन हरामियों को सबक सिखाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से टकरा गए। बाहर निकलते ही हाँ, शैनजुओ का शरीर काले कौए क्रो में बदल गया और वो आसमान की तरफ उड़ गया। फंक्शन सिटी में डब्ल्यूग्यू एलियन ट्रूप्स ने जैसे ही बर्फ से बनी हुई सुंदर स्नो कैसल देखी, कुछ देर वो उसकी खूबसूरती में खो गए।
ये स्नो सिटी एक ऐसी जगह थी जो पूरे साल कोल्ड जोन में रहती थी। आइस एज उनके लिए नई नहीं थी, बल्कि वो उससे पहले से ही उसे मैनेज करना जानते थे। अपोकलिप्स के बाद जो लोग फिजिकली कमजोर थे वो टिक नहीं सके। बचे हुए लोग और मजबूत हो गए और बाकी रीजन से तेज अडेप्ट किए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही होती है असली सिविलाइजेशन। इतनी सुंदर सिटी है, इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना मेरा दिल नहीं चाहता। सिल्वर आर्मर ने धीरे से कहा, सभी को मारने की जरूरत नहीं है। कुछ फीमेल्स और कब्स को पेट बनाकर रखो और सिटी को जस का तस रहने दो। मैं एक पेट फार्म बनाना चाहता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स ने सिर हिलाया। यस जनरल। तभी टाइगर गार्ड्स आ पहुंचे। बाकी फोर्सेस की तरह वो भी फास्ट रिएक्ट किए और इन्वेडर्स पर हैवी फायर पावर से हमला शुरू कर दिया। लेकिन पावर गैप बहुत बड़ा था। रेगुलर सोल्जर्स और लो लेवल एलियंस की अटैक्स का इन इन्वेडर्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। यिन जिया तो बिल्कुल ही लिजर मोड में था। वो एक स्नो कैसल के ऊपर उड़ता हुआ गया, उस पर बैठ गया और स्नोफॉल की ब्यूटी को एंजॉय करने लगा। उसे बैटलफील्ड की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स की लीड में IWG एलीट सोल्जर्स ही इतने इनफ थे कि उन्होंने टाइगर गार्ड्स की पूरी टीम का कत्लेआम कर दिया। सिर्फ 1 मिनट में इंसानी सैनिकों की हालत ऐसी थी जैसे कोई दैत्य उनके ऊपर चलकर गया हो। 5,000 प्लस कैजुअल्टीज हो चुके थे। उसी वक्त आसमान से काले कौ का झुंड इस दिशा में उड़ता दिखा। कौ कौ कौ। उनकी आवाज बहुत डरावनी थी, जैसे कोई भयानक चीज आने वाली हो। यिन जिया ने ऊपर देखा। पूरब से एक बड़ा काला बादल उड़ता आ रहा था। गौर से देखने पर पता चला वो कोई बादल नहीं बल्कि कौ का झुंड था। उन्होंने बैटलफील्ड पर उड़ते हुए काले पंख गिराने शुरू किए। वो पंख बारिश जैसे गिर रहे थे और WG वॉरियर्स के आर्मोर पर जमने लगे। WG सोल्जर्स ने उन काले पंखों को देखा। तभी वो फेदर्स अचानक से काले धुएं में बदल गए और उनके पूरे शरीर को ढक लिया। वो धुआं आर्मोर के हर गैप में घुस गया और फिर अंदर ड्रिल करते हुए उनके शरीर के हर होल में समा गया। मुंह, नाक, कान, आंखें, यहां तक कि गुप्तांगों तक। आर्ग। पूरे बैटलफील्ड में चीखें गूंज उठीं। ये दर्द इतना ज्यादा था कि फॉग वैली के सबसे एलीट वॉरियर्स भी सहन नहीं कर सके। चैप्टर 1597 ब्लैक एंड व्हाइट कमांड। जब एन जिया ने अपने सैनिकों को इतनी दर्दनाक हालत में देखा तो उसने बस हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ नजर फेर ली। कवों का झुंड तेजी से बैटलफील्ड के ऊपर से उड़ता हुआ आया और फिर एक ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने इंसान में बदल गया। ये देखकर नॉर्थ ईस्ट रीजन के वॉरियर्स के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। वो देखो, जनरल लुया आ गया। अब इन इन्वेडर्स का असली तमाशा शुरू होगा। जैसे ही लुओ प्रकट हुआ, बैटलफील्ड का ध्यान उसी पर टिक गया। फॉग वैली के एलियंस भी उसकी तरफ देखने लगे। गार्डियन ऑफ मैनकाइंड, यिन जिया बर्फ और बर्फीले महल की चोटी पर चुपचाप बैठा रहा। उसने उठने की जरूरत नहीं समझी। उसने अपने डेप्यूटी जनरल की ओर देखा, ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर, और उसे आंखों से इशारा किया। कमांडर ने तुरंत बात समझ ली और आगे कूद गया। उसकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जहां जहां वो चला वहां बर्फीली जमीन से नुकीले आइस स्पाइक्स उगने लगे। चारों ओर का टेम्परेचर और गिर गया। टाइगर गार्ड्स के पैरों के नीचे तुरंत मोटी बर्फ की परत जम गई। वो स्ट्रगल भी नहीं कर पाए और देखते ही देखते ह्यूमन शेप्ड आइस स्कल्पचर्स में बदल गए। कमांडर ने अपने दोनों हाथों को झटका और एक ठंडी लहर हाशंजुआ की ओर बढ़ी। इतनी एक्सट्रीम ठंड की कोल्ड प्रूफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद हाशंजुआ और बाकी लोग हड्डियों तक ठिठुर गए। हाशंजुआ की नजर अब तक उस हाई एंड माइटी सिल्वर आर्मर पर थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये ब्लैक एंड व्हाइट आर्मर्ड एलियन भी कम खतरनाक नहीं है।
उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसके शरीर का ऑमिनस ब्लैक मार्क अब ब्लैक मिस्ट में बदल गया, जो आसमान में फैलने लगा। बूम! उसका शरीर खुला और काले पंखों की बारिश शुरू हो गई। वो एक विशाल कौवा बन चुका था, एक ऐसा कौवा जिसकी चमकती मेटालिक ब्लैक फेदर्स थी और स्कारलेट आंखें थी जो खतरे का संकेत देती थी। डिजास्टर क्रो, यही उसकी एबिलिटी थी। शंजुआ ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक भयानक स्टॉर्म ने सामने फैली हुई व्हाइट कोल्ड वेव को उड़ा दिया। काव, काव! उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि पूरी बैटलफील्ड में गूंज गई। उसके कर्स्ड साउंड वेव्स के असर से फॉग वैली के सभी वॉरियर्स काले शैडो में घिर गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर में लोहे की जंजीरें डाल दी हों। फॉग वैली के ऑर्डिनरी वॉरियर्स तो हिल भी नहीं पा रहे थे, यहां तक कि ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की मूवमेंट्स भी काफी स्लो हो गई। अकर्स्ड पावर, शंजुआ ने अपने कर्स से सामने खड़े सारे दुश्मनों को बाइंड कर लिया। फिर उसके पंखों से सैकड़ों ब्लैक फेदर्स निकलकर मिसल्स की तरह फॉग वैली वॉरियर्स पर गिरने लगे। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे लोगों को मारेगा? उसने दोनों हाथ सामने बढ़ाए और उन हाथों से भयंकर ठंडी लहरें निकली। पलक झपकते ही उन लहरों ने जमीन से एक मोटी आइस वॉल खड़ी कर दी, जो आसमान से आती काली फेदर की बारिश को रोकने लगी। थंप, थंप! ब्लैक फेदर्स उस दीवार से टकराते ही उसे काला कर गए। हालांकि आइस वॉल टूट गई, लेकिन इसने शंजुआ के हमले को रोक लिया। कमांडर ने आसपास देखा। शंजुआ की पहली बैराज से 20 से ज्यादा डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स मारे जा चुके थे। हाई लेवल एलियंस की लड़ाई में लो लेवल एलियंस ज्यादा काम नहीं आ पाते। सिर्फ खास एबिलिटी वाले सोल्जर्स ही कुछ असर डाल सकते हैं। कमांडर ने हाथ हिलाया, तुम लोग बाकी इंसानों को देखो, आसमान का मामला मैं संभालता हूं। ब्लू आर्मोर वॉरियर्स ने सिर हिलाया और टाइगर आर्मी पर टूट पड़े। बैटलफील्ड पर नॉर्थ ईस्ट 5 इमॉर्टल्स, शंजुआ के एलीट वॉरियर्स, अपने ट्रूप्स के साथ पहुंच गए। सैकड़ों ह्यूमन सोल्जर्स वर्सेस हजारों डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स। युद्ध की शुरुआत से ही हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन असली मैदान था इप्सिलॉन लेवल फाइटर्स का। ऊपर हवा में डिजास्टर क्रो लटका हुआ था। उसकी नजर नीचे फॉग वैली के एक रहस्यमयी वॉरियर पर थी। शंजुआ थोड़ा अनईजी था, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट आर्मोर्ड एलियन उसके बराबर ताकत वाला लग रहा था। लेकिन असली मुश्किल था वो जनरल, जो आइस कैसल पर आराम से बैठा हुआ था। अब वो ज्यादा सोचने की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे अब पूरी फंक्शन सिटी की पावर से लड़ना था। अगर वो हार गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन खत्म हो सकता था। काव! क्रो की चीख ने आसमान चीर दिया। शंजुआ के कर्ज की पावर अब रेड और ब्लैक चेन्स में बदल चुकी थी, जो सीधा ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की तरफ लपकी। साइन ऑफ डिजास्टर्स, चेन्स ऑफ डिजास्टर्स। कमांडर ने तुरंत अपने चारों ओर आइस फ्रोस्ट फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो चेन्स डिफेंस को आर पार कर गई और उसे सीधे बांध लिया। अब उसका शरीर भारी होता जा रहा था। क्या ये ऐसा कर्ज है जिससे कोई नहीं बच सकता? उसने सोचा, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसने आर्म्स को क्रॉस किया और एक भयंकर कोल्ड वेव उसके शरीर से निकली। पूरी फंक्शन सिटी अब एक फ्रोजन डोम में बदल गई थी। हर चीज बर्फ में तब्दील होने लगी। इंसानी सोल्जर्स आइस पॉप्सिकल्स में बदल चुके थे। शंजुआ भी हवा में उस ठंड को महसूस कर रहा था। फ्रोस्ट फील्ड, इंडिस्क्रिमिनेट अटैक। काव! शंजुआ चीखा और आसमान से सीधा नीचे गिरा। उसके मैसिव क्रो बॉडी ने सीधे क्लॉस और बीक से कमांडर पर वार किया। कर्ज उसकी सेकेंडरी एबिलिटी थी, असली ताकत थी उसकी फिजिकल कॉम्बैट। कमांडर ने जमीन पर हाथ रखे। अर्थ से हल्के नीले क्रिस्टलाइक आइस पीसेस ऊपर उठने लगे और फिर वो एक सैकड़ों मीटर लंबा आइस ड्रैगन बन गया। वो ड्रैगन शंजुआ की ओर लपका। डिजास्टर क्रो ने डॉज नहीं किया।
बल्कि सीधे आइस ड्रैगन पर अपनी चोंच से वार कर दिया। बूम! आइस ड्रैगन के टुकड़े हवा में उड़ गए। पूरे फंक्शन सिटी में आइस क्रिस्टल्स और हेल गिरने लगे। हाँ, शंजुआ का मोमेंटम कम नहीं हुआ। वो सीधा कमांडर की ओर बढ़ता चला गया। कमांडर ने आखिरी डिफेंस के तौर पर जमीन पर हाथ रखा और एक मोटी आइस शील्ड बनाई। बूम! डिजास्टर क्रो ने वो डिफेंस भी तोड़ डाला। उसकी ब्लैक गोल्ड बीक अब सीधे कमांडर के सामने थी। चैप्टर 198 डिजास्टर क्रो वर्सेस फ्रोस्ट कोल्ड। नॉर्थ ईस्ट रीजन के गार्डियन होने के नाते हाँ, शंजुआ दिखने में भले ही केयरलेस लगता हो, लेकिन उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ज्यादातर बीस्ट मैन के पास बेहद पावरफुल क्लोज कॉम्बैट एबिलिटीज होती है और कुछ में तो जानवरों की विशेषताओं की वजह से बहुत अजीब एबिलिटीज भी होती है। लेकिन अगर कोई बीस्ट मैन 18,000 की एबिलिटी इंडेक्स रखता हो तो वो सिर्फ अपने फिजिकल अटैक से पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की दोनों डिफेंसेस फेल हो गई और अब उसका चेहरा गंभीर हो गया। डिजास्टर क्रो की विशाल बॉडी ने तुरंत उस पर हमला किया। उसकी बीक सीधी जाकर उसे लगी। क्रैक! कमांडर बर्फ की मूर्ति में बदल गया और डिजास्टर क्रो ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन एक पल बाद ही कमांडर फिर से दूर बर्फीली जमीन में रिअपियर हुआ। सफेद आइस और स्नो से उसका शरीर फिर से बन गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हवा में मौजूद ठंडक से एक कई मीटर लंबा आइस जैवलिन बन गया, जो उसने मजबूती से पकड़ लिया। उसने डिजास्टर क्रो को टारगेट किया और अपने हाथ को बो की तरह खींचकर वो भाला जोर से फेंका। वुश! एयर को चीरती हुई आवाज इतनी तेज थी कि कान फट जाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब एक आइस एंड स्नो एबिलिटी यूजर कर रहा है। डिजास्टर क्रो ने बस अपना दाहिना पंख हिलाया। WLAला! ब्लैक विंग्स ऐसे फैल गए जैसे फैन ब्लेड्स। हर ब्लेड ब्लैक गोल्ड की तरह चमक रहा था। बूम! आइस जैवलिन उसके पंखों से टकराया और वही फट गया। लेकिन डिजास्टर क्रो को कोई नुकसान नहीं हुआ। ओह, कितना इंटरेस्टिंग है। सिल्वर आर्मर ने अपने हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और बैटलफील्ड को थिएटर की तरह देखता रहा। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर अब डिजास्टर क्रो की एबिलिटी को एनालाइज कर चुका था। कर्स बेस्ड बाइंडिंग फोर्स, पावरफुल फिजिकल बॉडी। तो इसका मुकाबला सीधा फ्रंट में करना फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन इसकी ह्यूज बॉडी शायद वही इसका वीक पॉइंट हो सकता है। कमांडर ने ऊपर से नीचे तक उस क्रो को देखा और फिर अपना प्लान फाइनल किया। वो थोड़ा झुका और फिर कैनन बॉल की तरह सीधा कैलेमिटी क्रो की ओर भागा। क्रो चीखा, आजा, फाड़ डालूंगा तुझे, हरामी। उसके पंजों ने जमीन पर जोर लगाया, पंखों को हिलाया और वो पूरा शरीर रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। कमांडर ने सिर ऊपर उठाकर देखा। ऊंचाई से गिरकर हमला करेगा? ये अच्छा मूव है। ऊंचाई से किया गया एरियल अटैक अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन कमांडर भी बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि एयर में उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने अल्ट्राफास्ट स्पीड से जमीन पर दौड़ना शुरू किया और रास्ते में जितने भी इंसानी सोल्जर्स आइस स्कल्पचर्स बन चुके थे उन पर हमला करने लगा। डिजास्टर क्रो को जल्दी समझ आ गया कि कमांडर उसे प्रोवोक कर रहा है। वो चाहता था कि क्रो अटैक डिले करे, लेकिन क्रो ने डिसाइड किया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। काव! क्रो ने जोर की चीख मारी और आसमान से सीधा तीर की तरह नीचे गिरा। बूम! कमांडर ने तेज रिफ्लेक्सेस से डॉज कर लिया, लेकिन इंपैक्ट इतना भयानक था कि वो हजारों मीटर दूर उछल गया। जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। डिजास्टर क्रो फिर से टेक ऑफ कर गया। बस थोड़ी सी कमी रह गई, वरना इस बार उसका शरीर चकनाचूर हो जाता। ये बीस्टमैन टाइप की प्योर पावर का कॉन्फिडेंस था। नो ट्रिक्स, नो टैक्टिक्स, सिर्फ ब्रूट फोर्स। लेकिन इस बार कमांडर ने सारी तैयारी कर रखी थी। वो डिजास्टर क्रो को बार बार एरियल अटैक्स का मौका नहीं देना चाहता था। क्रो ने जमीन में सिर घुसेड़कर बॉडी एंगल एडजस्ट करने की कोशिश की।
कमांडर ने तुरंत अपना मौका पकड़ा। उसने गहरी सांस ली। क्विक फ्रीज। उसके मुंह से एक स्लेंडर ट्रम्पेट शेप्ड व्हाइट कोल्ड वेव निकली और पलक झपकते ही डिजास्टर क्रो के ब्लैक विंग्स पर मोद बार्फ की परत जम गई। क्रो की बॉडी ठंडी होकर रिजिड होने लगी। ये क्या बकवास है? हाँ, शंजुआ के दिल में शौक था। इतनी गहराई तक पहुंची सर्दी, हड्डियां तक कांप गई। बॉडी जितनी बड़ी होगी, कोल्ड इफेक्ट उतना ही ज्यादा पड़ेगा। काव। उसने अपने पंख झटके और फ्रोस्ट जमीन पर गिर पड़ी। तेज बर्फीली स्वॉर्ड की तरह चारों तरफ बिखर गई। लेकिन जब तक क्रो ग्राउंड पर स्टक था, कमांडर ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया। इवन इफ यू आर द ओवरलॉर्ड ऑफ द स्काई, अगर तेरे पंख फ्रीज हो जाए तो तू भी एक बेबस चिकन है। अब टर्न था कमांडर का। वो डिजास्टर क्रो के चारों ओर सुपरफास्ट पेस में घूम रहा था। हर मूव में वो कोल्ड करंट छोड़ रहा था। क्रो कभी भी लिफ्ट ऑफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर बार उसके विंग्स फिर से फ्रोस्ट से जम जाते थे। तेरे पंख काम नहीं करते? कोई बात नहीं, चिकन बन जा तू। क्रो ने हां शंजुआ की तरह गाली दी और फिर सच में चिकन जैसा दौड़ने लगा। विंग्स फैलाकर ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की ओर भागा। काव। चिकन की तरह सही, लेकिन उसका साइज अभी भी बहुत बड़ा था। उसने जोर से पंख फैलाए। चारों ओर की आइस, स्नो, मिट्टी और पत्थर उड़ने लगे। उसने आसपास की बिल्डिंग्स को भी तोड़कर कमांडर पर फेंका। जैसे मशीनगन की तरह तेज ग्रेवल बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी। हालांकि कमांडर को इनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसने बस अपना दाहिना हाथ हवा में घुमाया और एक भारी फ्रोस्ट वेव ने सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को हवा में फ्रीज कर दिया। कमांडर अब क्रो के चारों ओर घूम रहा था। क्रो इतना बड़ा था कि वो उस संकरे स्पेस में ज्यादा घूम नहीं पा रहा था। व्हाट द हेल? ये मुझे चक्कर में डाल रहा है क्या? क्रो को समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया। बस द ब्रेव मंगा को सब्सक्राइब कर। चैप्टर 1599 बर्निंग हेवन। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने कैलामिटी क्रो के पीछे घूमकर उसकी विशाल पीठ को देखा। आर्मर के पीछे से उसके होंठों पर एक हल्की सी घिनौनी मुस्कान थी। एक्सट्रीम फ्रीज। उसके मुंह से भयंकर ठंडक निकली और सीधी कैलामिटी क्रो की टेल की ओर बढ़ी। जानवरों की पोस्चर में लड़ने वाले एलियंस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है एनस। फॉग वैली के ये वॉरियर्स एक्सट्रीम कॉम्बैट स्किल और डीप बैटलफील्ड एक्सपीरियंस रखते थे। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी। लाइफ और डेथ फाइट में ना ब्यूटी मैटर करती है, ना डिग्निटी। बस अपोनेंट की सबसे कमजोर जगह को टारगेट करना होता है। जैसे ही कोल्ड करंट क्रो के बॉडी के पीछे वाले हिस्से में घुसा, कैलामिटी क्रो की बॉडी अचानक स्टिफ हो गई। उसे लगा कि उसका लोअर बॉडी कंप्लीटली नम हो गया है। एक्सट्रीम कोल्ड ने उसके रेक्टम को हिट किया और सीधे इंटरनल ऑर्गन्स की ओर बढ़ गया। ये मजाक नहीं है, ये जानलेवा है। बाहर से शरीर कितना भी टफ हो, इंटरनल ऑर्गन्स हमेशा सॉफ्ट होते हैं। अगर वो जम जाएं, तो एक ही वार में मौत तय है। ये दिखाता है कि कमांडर कितना अनुवशील फाइटर है। यहां तक कि ऊपर आइस कैसल पर बैठे सिल्वर आर्मर ने भी संतोष में सिर हिलाया। टॉप लेवल मास्टर्स की फाइट में एक भी गलती मौत ला सकती है। डिजास्टर क्रो की बॉडी अब लगभग पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। कमांडर ने अपनी पीठ से एक व्हाइट लेजर वेपन निकाला और क्रो की टेल की ओर फाइनल शॉट एम किया। इस टेम्परेचर में कोई भी क्रीचर जिंदा नहीं रह सकता। बस अब टाइम की बात है। कैलामिटी क्रो के चेहरे पर जबरदस्त दर्द दिखा। ठंडी लहरें उसके शरीर में तेजी से फैल रही थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बर्फ बनते जा रहे थे। सब खत्म हो गया। कमांडर ने अपना वेपन ऊपर उठाया और नॉर्थ ईस्ट रीजन के गार्डियन को फाइनल ब्लो देने वाला था। तभी कैलामिटी क्रो की बॉडी एकदम से जोर से कांपने लगी। काव, काव। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कॉन्स्टिपेशन का हो। डोंट लुक डाउन ऑन मी, बास्टर्ड। आई एम लुया। उसकी आंखों में रेड ईविल फायर और ज्यादा इंटेंस हो गया। जलती हुई फ्लेम अब गोल्डन रंग की हो गई
उसके प्यूपिल से निकली गोल्डन फ्लेम दूध की तरह पूरे शरीर पर फैल गई। एक सेकंड में पूरा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। ये थी उसकी दूसरी एबिलिटी, स्कॉर्चिंग सन पावर। आसमान की ओर एक तेज गोल्डन फ्लेम उठा, इतना गर्म कि आसपास की सारी ठंडक तुरंत गायब हो गई। हाँ, शंजुआ का क्रो फॉर्म अब बन गया था, गोल्डन क्रो, वही जो पुराणों में होता है। हीट वेव्स चारों ओर फैलने लगे और ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या? इसके पास दूसरी एट्रीब्यूट भी है, और वो भी मेरे आइस पावर की सीधी कमजोरी, फायर। गोल्डन फ्लेम्स चारों तरफ फैलने लगी। कमांडर खुद को बचाने के लिए आर्म्स आगे रखता है, लेकिन हीट इतना तेज है कि वो पीछे की तरफ लुढ़क गया। गोल्डन क्रो ने घुमाकर सिर घुमाया, आंखों में आग जल रही थी। कोई भी इंसान जिसे एनली अटैक किया गया हो शांत नहीं रह सकता। उसने मुंह खोला और वहां से एक गोल्डन फ्लेम बीम सीधा निकला। स्कॉर्चिंग सन, बर्निंग स्काई। ये आग सीधी कमांडर के ऊपर गिरी। वो पूरी ताकत से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन आग और बर्फ का फर्क बहुत बड़ा था। थोड़ी ही देर में कमांडर फ्लेम्स में जल गया और उसका आर्मर टूट कर गिर गया। गोल्डन क्रो अब जीत के आखिरी कदम पर था कि तभी एक फिगर बीच में आ गया। सिल्वर आर्मर यांग्या, जो अभी तक आइस कैसल के ऊपर खड़ा तमाशा देख रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। वो हवा में खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी हथियार था जो उसके शरीर से भी बड़ा था। उसने उस वेपन से गोल्डन क्रो की बर्निंग फ्लेम्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ये हथियार एक वियर्ड सिमिटर जैसा था, जिसकी ब्लेड पर ट्विस्टेड स्नेक शेप प्रोट्रूजन्स थे, शार्प और भारी, जैसे कोई स्टील व्हील हो। कोई सोच नहीं सकता था कि कोई इसे एक हाथ से उठा सकता है, लेकिन यांग्या ने उठा लिया और पूरा आग का हमला रोक लिया। जब गोल्डन फ्लेम डिसिपेट हुआ तो गोल्डन क्रो की आंखें गंभीर हो गई। उसने देखा कि सामने सिल्वर आर्मर ने सिर्फ एक ब्लेड से पूरा हमला रोक दिया। कमांडर ने शर्मिंदा होकर कहा, जनरल, आई एम इनकॉम्पिटेंट। सिल्वर आर्मर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी गलती नहीं है। ये इंसान सच में स्ट्रांग है। अब बाकी सब तुम संभालो। ये लड़ाई अब मेरी है। कमांडर ने सिर हिलाया और बैटलफील्ड से निकल गया। गोल्डन क्रो यानी हाँ शंजुआ का दिल डूबने लगा। सामने 2 इप्सिलॉन लेवल एनिमीज हैं, और वो भी इस लेवल के। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन तो दूर, मेरी जान भी बचाना मुश्किल है। ईस्ट चाइना सी रीजन या ओशन फ्लीट की तरह नॉर्थ ईस्ट के पास कोई स्पेस बेस्ड वेपन नहीं है। उनके पास बस डेथ ऑफ लव है, जो दोनों पक्षों को मिटा देता है, और वो भी तब तक नहीं इस्तेमाल करते जब तक आखिरी उम्मीद न बचे। अब शंजुआ को सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, डेस्परेट अटैक। वो जोर से चीखा और एक डरावनी गोल्डन फ्लेम वेव लेकर सिल्वर आर्मर की ओर भागा। सिल्वर आर्मर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और जायंट सिमिटर हवा में लहराया, सीधा गोल्डन क्रो की ओर बढ़ गया। बैंग! गोल्डन लाइट ने पूरा आसमान भर दिया। कोई नहीं देख सका बीच में क्या हुआ, लेकिन एक पल बाद आसमान से गोल्डन फेदर्स गिरने लगे। गोल्डन क्रो का एक पंख कट चुका था, और जमीन पर गिरते ही वो हाथ शंजुआ का कटा हुआ हाथ बन गया। चैप्टर 1600 रीइंफोर्समेंट। जिनवू जमीन पर जोर से गिरा। उसके पंख का जो हिस्सा कट चुका था वो पूरी तरह सूख चुका था। खून बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि वो इवेपोरेट हो चुका था। ये बात एक तरह से उसके जख्म को सील करने का काम भी कर रही थी, ताकि वो ज्यादा ब्लीड न करे। जिनवू हाफ रहा था और उसके दिल में निराशा और गहराती जा रही थी। उसे पता था कि यिंजिया को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यिंजिया की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि दोनों की पावर एक लेवल पर थी ही नहीं। सामने वाला क्लियरली ब्लैक चैरियट लेवल से ऊपर था, और सिर्फ 20,000 इंडेक्स पॉइंट्स नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा। वो इतना स्ट्रांग था कि जिनवू के पास लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी।
का जब वो एक्सट्रीम डिस्पेयर में पहुंचा तो वो एक्सट्रीम गुस्से में भी आ गया। जिनवू पूरी तरह पागल हो चुका था और आसमान की तरफ चिल्लाया, ओल्ड जी, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव लॉन्च कर दो, अब नहीं सहा जाता। जिनवू सच में इतना बेकाबू हो गया था कि वो दुश्मन के साथ मरने को तैयार था। इसी समय कमांड सेंटर में कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जी चांघाई के चारों तरफ खड़े थे। सबके चेहरे पर बेचैनी थी। जी शुआई, चलो इवैक्यूएट करते हैं, अब हम दुश्मन को रोक नहीं सकते। जी चांघाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। फक यू ऑल, चुप रहो। कहाँ भागोगे? अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन गया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं कोई झंग सरनेम वाला स्पॉइल्ड सेकंडर नहीं हूं जो ये सब छोड़ दूं। मरना है तो लड़कर मरेंगे। उसने तुरंत गॉड ऑफ लव डेथ का लॉन्च चेंबर ओपन करने का आदेश दिया और उसके आसपास जितने भी अधिकारी थे उनकी सारी मिन्नतें उसने अनसुनी कर दी। लॉन्च चेंबर खुलते ही इसका सिग्नल पूरे दुनिया के सर्वेलेंस सिस्टम्स ने डिटेक्ट कर लिया। पूरी दुनिया अलर्ट हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ देशों को पता था कि ये सब एक मिस्टीरियस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अटैक की वजह से हो रहा है। हर देश की रिएक्शन अलग थी। कोई चौंका, कोई डर गया, कोई पैनिक करने लगा, लेकिन कोई भी कंट्री तुरंत रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच सकती थी। यहां तक कि सबसे नजदीक वाला शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट भी अलर्ट मोड में चला गया और पूरे शहर को डिफेंस सर्कल में तब्दील कर दिया। फेंक्शन सिटी में यिंजिया ने जिनवू की तरफ देखा। एक मैसिव गोल्डन फ्लेम उसे टारगेट करके सीधा आ रहा था, जैसे पूरा आसमान जलाकर रख देगा। हजारों मीटर दूर से भी उसकी हीट महसूस हो रही थी, जैसे त्वचा जल रही हो। लेकिन इतने इंटेंस अटैक के सामने भी यिंजिया ने कोई रिएक्शन नहीं दी। उसने बस अपनी ह्यूज सिमिटर उठाई और एक जोरदार स्ट्राइक मारी। इतनी जोरदार कि उस फ्लेम को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसमें कोई सुपरनैचुरल ग्लो नहीं था, बस प्योर ब्रूट फोर्स। जिनवू का बॉडी, जो हजारों लड़ाइयों से टेम्पर्ड था और एडमेंटियम से भी टफ माना जाता था, वो भी इस सिल्वर आर्मोर्ड एलियन की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। सामने वाला क्लियरली एक ऐसा एनहांस्ड एलियन था जो सिर्फ अपनी बॉडी से तबाही मचा सकता था। इसी दौरान ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स ने टाइगर गार्ड्स का सफाया शुरू कर दिया। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 5 इमॉर्टल्स में से लू एक्सायन और हुई एक्सायन युद्ध में मारे जा चुके थे। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताकतें भी इस इप्सिलॉन लेवल वेटरन के सामने टिक नहीं पा रही थी। जिनवू की आंखों से क्रिस्टलाइक आंसू बह रहे थे। उसके दिल में पूरी तरह से निराशा घर कर चुकी थी। इतना बड़ा स्ट्रेंथ गैप था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसे लगने लगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन आज हुआशू के मैप से मिट जाएगा, और अगर वो हार गए तो क्या बाकी रीजन्स बच पाएंगे? जिनवू एस्केप कर सकता था, चाहे एक ही पंख से सही। वो फ्लेम्स को विंग्स में बदलकर उड़ सकता था। लेकिन शांजुओ ऐसा कावड़ नहीं बनना चाहता था जिसे पूरी जिंदगी लोग कायर कहें। मर जाओ, सब मर जाओ। जी चांघाई, और कितना इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज पूरे फेंक्शन सिटी में गूंज गई और सीधा जी चांघाई के कानों तक पहुंची। कमांड रूम में जी चांघाई ने लॉन्च कंट्रोल बॉक्स में की डाल दी थी। उसकी उंगली लॉन्च बटन के ऊपर थी, कांप रही थी, पसीने से भीगी हुई। वो तय नहीं कर पा रहा था कि उसे प्रेस करना चाहिए या नहीं। बूम बूम बूम। कुछ लोग जो प्लेन से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें किंग जिया वॉरियर्स ने उड़ान भरते ही गिरा दिया। बिना पावरफुल एलियन की प्रोटेक्शन के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के भरोसे भागना बहुत बेवकूफी थी। जिनवू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम्स भी। उसका पूरा शरीर एक मैसिव गोल्डन फायरबॉल में बदल गया, जैसे फेंक्शन सिटी के ऊपर एक नया सूरज चमक रहा हो। वो अपने फ्लेम विंग्स से उड़ता हुआ सीधे यिंजिया पर गिर पड़ा। इस बार यिंजिया का चेहरा भी थोड़ा गंभीर हो गया। वो जानता था कि सामने वाला अब अपनी जान पर खेल रहा है, और इस लेवल के डेस्परेट अटैक को लाइटली लेना खतरनाक हो सकता है।
वो अपने स्थान पर खड़ा रहा, गहरी सांस ली। उसके चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। उसके चेस्ट और एब्डोमेन फूलने लगे और फिर उसने अपने मुंह से एक भारी भरकम स्टॉर्म फेंका। वो हवा जिन्वू के चारों तरफ लिपटी गोल्डन फ्लेम्स को धीरे धीरे पील करने लगी, जैसे कपड़े उतारे जा रहे हों। कुछ ही पलों में जिन्वू का घायल शरीर दिखाई देने लगा। जिन्वू जैसे ही पास पहुंचा, उसके शरीर पर अब बहुत कम फ्लेम बची थी। यिंजिया ने बिना समय गवाए अपनी तलवार उठाई और सीधा आगे बढ़ते हुए शैंजुओं की गर्दन पर वार किया। पफ! एक विशाल सिर जमीन पर गिरा। बूम! उसका भारी शरीर भी उसके बाद गिर पड़ा। यिंजिया ने उसे बस एक बार देखा, बोर्डम से सिर हिलाया और चुपचाप अपनी तलवार कंधे पर टिकाकर चल पड़ा। शायद उसे आम इंसानों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या शायद वो ज्यादा समय वहां नहीं बिताना चाहता था, ताकि कोई और ज्यादा ताकतवर एग्जिस्टेंस अलर्ट न हो जाए। कमांड रूम में जी चांगहाई का चेहरा अब पूरी तरह सफेद हो चुका था। वो बस गॉड ऑफ लव का लॉन्च बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी दरवाजा अचानक खुल गया। एक जवान ऑफिसर अंदर आया और बोला, डोंट पैनिक, नेशनल डिफेंस आर्मी आ गई है सपोर्ट के लिए। ये सुनते ही जी चांगहाई और बाकी सभी सीनियर ऑफिशियल्स ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नेशनल डिफेंस आर्मी?